Same coil is connected with a 20 volt 10 hertz AC source. A 4 ampere current is observed. Find the inductance of the coil. सर चोक कॉइल मतलब वही एक LR सिस्टम रहेगा। हाँ, जो चोक कॉयल है, चोक कॉयल का मतलब है कि उसमें LR है प्रेजेंट। चोक कॉयल में L और R होता है। फाइंड इंडक्टेंस ऑफ कॉयल, ये फाइंड करना है अभी। कोई अप्रोच? सर पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, वो डीसी वाला जो। सर रेजिस्टेंस 4 ओम तो आएगा। कि चोक कॉयल है, अगर एलआर सर्किट है, एलआर सर्किट को जब डीसी से कनेक्ट करेंगे तो इंडक्टर जो है कोई रेजिस्टेंस ऑफर करता ही नहीं है। इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो होगा। जब इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो होगा तो डायरेक्ट क्या होगा, जो करंट फ्लो हो रही है उससे क्या हमें रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। यस सर। कि ये है, ये रेजिस्टेंस, ये हमारा चोक कॉयल है। चोक कॉयल में जो है इंडक्टर है और रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में प्रेजेंट है। तो ये L है और ये R है। तो जो करंट है, करंट से रेजिस्टेंस आएगा, I इज इक्वल टू 20, या EMF E बाई आर होता है करंट DC से जब कनेक्ट करेंगे, E बाई आर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 4 ओम, 20 डिवाइडेड बाई 5, ये होगा 4 ओम। When the same flows through this, the current flows 4 एम्पियर। 20 वोल्ट का अगर AC सोर्स है तो करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर का। तो वहां से क्या हमें Z की वैल्यू मिल जाएगी। I जो है 4 एम्पियर है, तो कौन सी करंट है, ये RMS करंट है। RMS। यस सर। वोल्टेज कौन सा है, वोल्टेज भी RMS वोल्टेज है, वो 20 वोल्ट है। तो अगर यहाँ पे V इज इक्वल, इम्पीडेंस 5 आ तो गया। यहाँ से जो है इम्पीडेंस आ जाएगा टोटल इफेक्टिव। तो यहाँ से Z इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, तो ये हो जाएगा 5 ओम का इम्पीडेंस है। और अगर LR सर्किट है तो वहां पे इम्पीडेंस हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, R और ये है XL। तो 3/10। तो ये है हमारा R इज इक्वल टू 4 और ये है 5। तो क्या XL की वैल्यू 3 ओम आ जाएगी। 3 ओम। हाँ सर। यस सर। XL की वैल्यू हो जाएगी 3 ओम। तो XL इज इक्वल टू 3, XL इज इक्वल टू 3, XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L इज इक्वल टू 3। ओमेगा इज इक्वल टू तो 5 एम्पियर है ना, 4 एम्पियर है ना सेकंड केस। ओमेगा 2 वो पाई डीसी कंडीशन। 5 एम्पियर DC में, ओमेगा 2 AC पाई एफ। हाँ ओमेगा 2 अच्छा तो 20 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 20 पाई। तो ये हो जाएगा 20 पाई L इज इक्वल टू 3। सो इंडक्टेंस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 20 पाई हेनरी। ठीक है। जी सर। यस सर। तो ये चोक कॉयल से रिलेटेड या LR सर्किट से रिलेटेड बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि DC से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि RC सर्किट में DC का कोई रोल होगा नहीं। और DC क्या होगा, वहां पे करंट DC की वजह से जीरो ही रहेगी। जब चोक कॉयल होगा तो चोक कॉयल में इंडक्टर जो है जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है DC सर्किट के लिए, तो वहां से हमें कभी भी जो DC की वैल्यू गिवन है वहां से रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू नोन है DC के इंफॉर्मेशन से, उसके बाद फिर AC के इंफॉर्मेशन से इम्पीडेंस नोन है, वहां से XL फाइंड कर लेंगे। XL फाइंड करने के बाद अगर पावर ओवर निकालना है, फाइंड द एवरेज पावर। तो एवरेज पावर के लिए यहाँ से हम फाई फाइंड कर लेंगे। फाई कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू कितना आएगा 37 डिग्री। फाई जो है 37 डिग्री। कॉस फाई कितना हो जाएगा, यस कॉस सर। फाई इज इक्वल टू 0.8। एवरेज पावर अगर पूछा जाएगा, एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS IRMS। तो VRMS जो है वो था 20 इंटू 4, 20 इंटू 4, VRMS IRMS इंटू 4/5। तो ये हो जाएगा 64 वाट। ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन इसके बाद हो जाएगा। तो ये था हमारा LR सर्किट, उसका फेजर डायग्राम और उसका कैलकुलेशन। आई बात समझ में? नेक्स्ट हाँ चले। सर। यस सर।
Yes, sir. नेक्स्ट हमारा LCR 64 watt है 64 वाट, हाँ, एवरेज पावर। नेक्स्ट है LCR सर्किट। LCR सर्किट जो है वो सीरीज में अगर कनेक्टेड है। LCR सर्किट का एक टिपिकल एग्जांपल जो है वो जो पहले जो ट्रांजिस्टर होता था जिसमें नॉब होता था जिसको जो है ऐसे ऐसे एडजस्ट करते थे, वो जो है LCR सर्किट होता था। या पहले वाली जो टीवी होती थी, जो पहले वो शटर वाली टीवी, डिजिटल नहीं, तो वो LCR सर्किट का एग्जांपल होता था। तो इस LCR सर्किट है, LCR सर्किट, और ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट है तो ये इंडक्टर है, और ऐसे ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, और यहाँ से रजिस्टर है। ये AC सोर्स से कनेक्टेड है, AC सोर्स से कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस इंडक्टेंस L है, ये C है, और ये R है। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t है यहाँ पे। इसमें भी हमारा सेम कैलकुलेशन है। करंट कनेक्ट करेंगे, कितनी करंट फ्लो होगी, नेट इम्पीडेंस क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, एवरेज पावर क्या होगा, ये सब फाइंड करना है। तो ये जो है इसके क्रॉस जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो मार्क कर लेते हैं। ये जो VL है, ये VL है, ये VC है। VL इसके क्रॉस का ड्रॉप जो है वो VC है, और इसके क्रॉस का ड्रॉप जो है वो रेजिस्टेंस है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट के क्रॉस जो होगा डायग्राम वो बिल्कुल करेक्ट होगा, फेजर वाला वही होल्ड करेगा। तो ये जो भी करंट होगी वो करंट, आया जो सेम है। तो आई सेम होगा, I इंटू VR हो जाएगा, ये I इंटू VR। यहाँ से I से जो है लैग कर रहा होगा VC, और ये I है, यहाँ पे I, और L से ये कनेक्ट कर रहा होगा, ये VL और ये I। तो इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं, जो रिजल्टेंट फेजर ड्रॉ करते हैं, तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा I के सेम फेज में है VR के साथ यहाँ पे है VL लीडिंग पोजीशन में है, और यहाँ पे है ये VC। और इसी के इक्वलेंट हम इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करना चाहें, तो ये है अल्टीमेटली सीरीज का जो है मेन डायग्राम। अब इसमें से जो एलिमेंट नहीं होगा उसको हटा दोगे। यहाँ पे ये XL और ये है XC, ठीक है। इसी वोल्टेज वाले को I इंटू XL, I इंटू XC ये सब करके I कैंसिल करने से ये आ जाता है इम्पीडेंस डायग्राम, और करंट जो है रेजिस्टेंस के अलोंग ही होगा, ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें करंट और वोल्टेज लीड करेगा या लैग करेगा, वो तो डिपेंड करेगा हमारा कि VL है या VL ज्यादा है VC से, या VC ज्यादा है VL से, या दोनों इक्वल है। तो अगर यस मान लो, सर। ये तो डिपेंड करेगा इनके रिजल्टेंट के ऊपर, जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस या रिजल्टेंट इम्पीडेंस, वो सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है। मतलब VL अगर एक्सीड कर रहा है या XL ज्यादा है, तो मान लो एक एक करके ले लेते हैं और इस डायग्राम को लिख लेंगे। पहला केस अगर XL ज्यादा है, XL इज मोर देन XC, फर्स्ट केस। और इसी को ऐसे बोलेंगे VL इज मोर देन VC। तो उस केस में हमारा फेजर डायग्राम रिड्यूस हो जाएगा, नेट वेक्टर सम ऐसा हो जाएगा। ये VR तो ऐसे ही रहेगा, VR, और ये करंट ऐसे ही रहेगी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VL माइनस VC। VL माइनस VC। तो रिजल्टेंट वोल्टेज भी ये हो जाएगा फाई, या XL के टर्म्स में हम ऐसे लिखेंगे, ये I है और ये रेजिस्टेंस R है, और ये XL माइनस XC, और ये है इसका इम्पीडेंस Z, ये हो जाएगा फाई। तो जो tan फाई जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा रिजल्टेंट इम्पीडेंस इज इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर, प्लस R स्क्वायर। फेज यहीं से फाइंड कर सकते हैं, tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC डिवाइडेड बाई R।
और सेम यहाँ से एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। तो कैसा नेचर होगा, यहाँ पे जो है वोल्टेज लीडिंग कंडीशन में होगी, मतलब वो इंडक्टिव बिहेवियर होगा। तो पूरा एलसीआर सर्किट है, बट मेजर डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, लीडिंग कंडीशन में है। तो अगर तुम्हें ऐसा बोल सकता है कि ये जो है करंट और वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है, करंट और वोल्टेज का ग्राफ है। छोटा सा क्वेश्चन केवल सोचने के लिए। कौन सर सा? इसमें तो कोई भी लीड कर सकता है, वोल्टेज भी लीड कर सकता है, करंट भी। नहीं, अभी के कंडीशन में क्या है, हाँ अभी जो वो हमने उस केस, अभी उस केस में जो है वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। तो इसमें भी लीड। मान लिया कि हमने जो है करंट का ऐसा एक मान लिया, वोल्टेज अगर लीडिंग कंडीशन में है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये जो है वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा और ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दे दिया हुआ है कि ये जो है वोल्टेज और करंट के ग्राफ है, तो ये किस सर्किट का ग्राफ होगा, किस सर्किट का ग्राफ हो सकता है? ये एल ओनली, LR अगर ये है भाई वोल्टेज लीडिंग कंडीशन में, हम यहाँ पे मान लो फेज वेज तुम्हें नहीं पता है बहुत, बस ये दिया हुआ है कि अगर वोल्टेज लीडिंग में है तो प्योरली इंडक्टिव हो सकता है, प्योरली इंडक्टिव हो सकता है, इंडक्टिव यस लीड करता सर। है। या फिर एल आर हो सकता है, एल आर भी हो सकता है, उसमें भी जो है लीड करेगा। या एल सी आर भी हो सकता है, तीनों हो सकता है कि नहीं, एक्सएल मोर देन एक्सी है, यस सर हो कि अगर सर लीडिंग L ओनली कैसे होगा? एल ओनली, इंडक्टर ओनली, ओनली एल, लोनली समझ रहा है नहीं सर, प्राइवेट मतलब लोनली नहीं है, ये जो है इंडक्टर है हाँ सर, लेकिन हाँ, लोनली ये इंडक्टर है, ओनली लोनली। हाँ, हाँ सर वो समझे सर, L ओनली कैसे होगा? हाँ, एल प्योर प्योर इंडक्टर है, एल आर सर्किट है और एल सी आर सर्किट, ये तीनों में इस टाइप का ग्राफ हमें मिल सकता है। एल सी आर में तभी मिलेगा जब इंडक्टर वो डोमिनेट करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई लीड कर रहा है, तो लीड करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एल आर ही बताओगे, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। वोल्टेज लीड जो है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, एल आर सर्किट और एल सी आर तीनों में कर सकता है अगर एक्सएल इससे ज्यादा हो तो। सेम टाइप के कंडीशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए, सेम सेम है कि अगर यहाँ पे हम XC जो है मोर देन है XL और VC इज मोर देन VL, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो जो रिजल्टेंट होगा वो डाउनवर्ड आएगा, तो वो जो फेजर डायग्राम हो जाएगा, ये हमारा VR है, ये R है, सॉरी करंट है, ये करंट है, और यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये हो जाएगा VC माइनस VR, VC माइनस VL। तो रिजल्टेंट जो होगा वो पैरेललोग्राम लॉ से ये वेक्टर समेशन के बराबर हो जाएगा ऐसे। ये हो जाएगा हमारा फाई है, इसी से जो है आई ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R और ये है XC माइनस XL, ये रिजल्टेंट है यहाँ से। फाई है, ये है Z tan phi, so V is equal to square root of VR square plus VC minus VL का स्क्वायर। यहाँ से Z फाइंड करेंगे तो वही चीज हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। tan phi is equal to VC minus VL डिवाइडेड बाई जो VR है, या यहाँ पे यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब फाई वाई फाइंड करने के बाद XC माइनस XL डिवाइडेड बाई तो भाई यार, अब इसमें भी इंफॉर्मेशन वैसी हो सकती है कि अगर मान लो यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, तो अगर करंट लीड्स वोल्टेज, इफ करंट लीड्स वोल्टेज, तो वो किस में हो सकता है, वो जो है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हो सकता है, वो जो है आरसी में हो सकता है, वह या एलसीआर, तीनों में ही हो सकता है, प्रोवाइडेड कि जो एक्सएल है एक्सी है वो इससे ज्यादा है, ठीक है।
ये तो 2 हो गया, जैसा होगा हम देखेंगे वहां पे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज सर इससे पहले आप क्या बोल रहे? किसके पहले? करंट कहाँ सर पे? एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल से पहले क्या बोल रहे? हाँ, तो ये अगर डिस्कनेक्ट हो गया था। एलसीआर है, अगर मान लो करंट लीड्स है, करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट अगर लीड कर रहा है, नहीं सर, इससे भी पहले सर, ये ये शुरू से केस पहले ये केस जो है ये एक्सी है। ग्रेटर देन एक्सएल जब शुरू किया। हाँ, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है और वीसी ग्रेटर देन वीएल है। तो उस सर केस इससे में, पहले अरे उससे पहले कहाँ पे, उससे पहले ये ग्राफ सर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। एक्सेल ग्रेटर देन सर एक्सी, अच्छा एक ये वाला। ग्राफ से बोले ना। हाँ, ये अच्छा ठीक है सर। ये तो क्वेश्चन हो गया। उसके पहला केस लिया हमने कि एक्सेल जो है वो ग्रेटर है, एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी, तो फेजर डायग्राम ऐसा चेंज हो जाएगा, इंपीडेंस डायग्राम ऐसा चेंज हो जाएगा, नेट वोल्टेज नेट इंपीडेंस tan फाई फाइंड कर लेंगे। और मान लो ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें देख के समझ में आ रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है, तो तुमसे ये पूछा जा सकता है कि केवल इस सर्किट में, जिस सर्किट के लिए ग्राफ है वो सर्किट में सिर्फ इंडक्टर प्रेजेंट है, एलआर भी हो सकता है, एलसीआर भी हो सकता है, तो तीनों केसेस हो सकते हैं। ये हम देख रहे हैं कि एलसीआर कंबाइन होने से भी नेचर कैसा है, नेचर इंडक्टिव है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, तो सब आ गए लेकिन फिर भी नेचर इंडक्टिव है। वैसे यहाँ पे कैपेसिटिव डोमिनेट कर रहा है तो कैपेसिटिव है। ठीक है, जी सर। यस सर। तो यस सर। अब वहां पे जो सबसे खास बात होती है जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब वी सी दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, वी एल इज इक्वल टू वी सी और एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। एक्स एल और एक्स सी अगर इक्वल है, उस मोमेंट पे दोनों फेजर कैंसिल आउट कर जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे जो करंट होगी और ये जो वी आर होगा, दो ही होंगे। तो जो नेट वोल्टेज होगा, नेट वोल्टेज वो रजिस्टर के क्रॉस ही वोल्टेज होगा, V इज इक्वल टू वी आर। रिजल्टेंट जो वोल्टेज है वो वी आर के ही इक्वल होगा। यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा। पावर फैक्टर जो है cos 0। फाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब करंट एंड वोल्टेज विल बी इन सेम फेज व्हेन दिस VL इज इक्वल टू VC और XL इज इक्वल टू XC। तो जब करंट, अगर फेजर के बारे में सोचते हैं एक्सएल एक्सी है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर गए, तो जो रिजल्टेंट इंपीडेंस हुआ वो इंपीडेंस क्या हो गई, ये करंट है, और रिजल्टेंट इंपीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर ही हो जाएगा, Z इज इक्वल टू R। तो क्या ये Z की जो है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, पावर। Z की जो है मिनिमम वैल्यू थी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल हाँ वैल्यू ऑफ सर। Z इज R, जब XL माइनस XL और XC दोनों इक्वल हो गए। जब ये मिनिमम है तो उस मोमेंट पे सर्किट में करंट क्या हो जाएगी, सर्किट की जो करंट है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय Z, और Z की वैल्यू मिनिमम है तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। सर्किट में मैक्सिमम करंट होगी, मतलब सोर्स जो है वो इस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम पावर सप्लाई कर रहा है, मैक्सिमम एनर्जी सप्लाई कर रहा है। क्योंकि सोर्स कितना पावर सप्लाई कर रहा है, सोर्स का वोल्टेज इनटू करंट। अब सोर्स का जो भी वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट टाइप है उस इंस्टेंट पे, मान लो किसी इंस्टेंट पे। अब अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है तो उस मोमेंट पे मैक्सिमम करंट सेंड करा है, मैक्सिमम पावर सेंड करा है। तो वो सिचुएशन जबकि सोर्स से मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर हो, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब ये है कि यहां से अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है तो वहां पे हम फाइंड करते हैं कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, जो कि याद होगा एलसी ऑसिलेशन की भी फ्रीक्वेंसी थी। हाँ सर। तो हाँ अगर सर, हाँ सर। यस सर। अगर मान लो हमने ऐसा ले लिया, ये जो है, ये अगर हमने इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों प्रेजेंट है, इंडक्टर कैपेसिटर जैसे हमने सर्किट में कनेक्ट किया तो उस सर्किट की, इलेक्ट्रिकल सर्किट की एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल सर्किट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/√LC, जिसको हम बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब कि अगर बाहर का सोर्स, भाई बाहर का सोर्स तो कुछ भी हो सकता है, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, वो तो वेरिएबल है। तो बाहर का सोर्स जब उस सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करता है तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और मैक्सिमम एनर्जी सोर्स से उसके तरफ जो है मैक्सिमम एनर्जी फ्लो करती है।
तो उस फेनोमेना को जब ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी और सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, उस फेनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस में हमेशा मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो इसका जो एक टिपिकल एप्लीकेशन होता है, जो कि टिपिकल एप्लीकेशन जो कि इसमें जो रेडियो बोल रहा था या फिर जो ट्रांजिस्टर था पहले पुराने वाले केस में, अभी तो मान लो डिजिटल है तो वैसा नहीं है उतना डायरेक्ट, बट पहले वाले केस में क्या होता था कि जो सर्किट में होता था, सर्किट में इंडक्टर होता था और रजिस्टर होता था, और ऐसा एक कैपेसिटर होता था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और जो भी वहां पे नॉब होता था, उस नॉब के वजह से हम लोग क्या करते थे कि इस कैपेसिटर के प्लेट की डिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करते थे। ठीक है, कि वो अंदर कनेक्टेड होता था इंडक्टर, और वो तो कनेक्टेड है, हम क्या कर सकते हैं भाई कि फ्रीक्वेंसी सर्किट का चेंज कर सकते हैं कैपेसिटेंस चेंज करके। तो वो नॉब के हिसाब से हम क्या करते थे कि उसको चेंज करते रहते थे। तो अब ये जो सर्किट थी, इसकी ओमेगा को हम एडजस्ट करते रहते थे। अब मान लो कि इसके ओमेगा को हमने एडजस्ट किया, जो फ्रीक्वेंसी है 93.5। ठीक है, तो अब जो भाई एटमॉस्फेयर में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, 100 हर्ट्ज भी है, 93.5 एफएम भी है, बहुत सारे हैं। तो अब जिसके करस्पॉन्डिंग जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो है बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो करेगी, और सडनली वो जो रेडियो स्टेशन है वो हमें सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उस मोमेंट पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, मौसम की जानकारी भी चल रहा है, भजन भी चल रहा है, और इधर म्यूजिक भी चल रहा है। लेकिन हमने क्या किया कि ट्यून किया, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उस म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी से मैच किया, तो जो भजन और मौसम की जानकारी के करस्पॉन्डिंग कोई करंट नहीं होगी, वो सिग्नल नहीं सुनाई देगा। सडनली क्या है कि ये म्यूजिक का साउंड जो है वो तेज हो जाएगा। फिर हम नॉब को अगर एडजस्ट करते हैं, नॉब को एडजस्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर चेंज कर देंगे, कैपेसिटर चेंज करेंगे तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अगर ये मान लो मौसम के हिसाब से एडजस्ट हुआ तो तुरंत पता चलने लगेगा बारिश होगी, ये होगा, वो होगा, वो सब। तो सर तो अब रेडियो ऐसे काम करता है? हाँ, रेडियो जो है ऐसे काम करता था। अब डिजिटल वाले केस में थोड़ा अलग है, वहाँ पे ये सब नहीं है, वो सब डिजिटल डायोड वायोड है, वो अपने आप एडजस्ट होता रहता है। वहाँ पे हम डायरेक्ट मैनुअली एंटर कर देंगे वो एडजस्ट करके वहाँ से। बट जो पुराना वाला ट्रांजिस्टर था, या जो पुराना वाला टीवी चैनल जो होते थे, जिसमें कि चैनल चेंज करना पड़ता था, उस वाले टाइम में, हम लोग के ज़माने में, तुम्हारे ज़माने में नहीं। ठीक है, आज से कुछ सालों के बाद तो ऐसा हो जाएगा, टेलीफोन जो है वो एंटीक पीस बन जाएगा, नहीं वो तो कोई देखा ही नहीं होगा लाइफ में कि क्या है। यस तो सर। तो अभी तो मान लो ट्रांजिशन में कुछ कुछ कहीं किसी को पता है, क्योंकि पेरेंट्स के थ्रू या किसी किसी के घर में रखा हुआ रहता है। तो ये पुराने वाले में। हाँ अब सर। इसमें तो हमने फ्रीक्वेंसी को मैच करा दिया और करंट मैक्सिमम हुई। अब इसमें भी क्या है कि क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस मैटर करता है। मान लो रेडियो खराब है, उसमें रेजोनेंस उतना बेटर नहीं हो रहा है, रेजोनेंस बेटर नहीं हो रहा है, गाना चल रहा है और पीछे से मौसम की जानकारी भी आ रही है, क्लियर कट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर कट नहीं हो रहा है, तो उसको हम मेजर करते हैं। तो कैसे हम डिनोट करेंगे, जैसे मान लो अगर ऐसे डिनोट करते हैं, करंट को जो है प्लॉट करने की कोशिश करते हैं हम। वैसे तो इसमें बहुत सारे ग्राफ हैं, वो सारे ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। मान लो हम करंट को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आ गई कि रेजोनेंस हुआ। रेजोनेंस कब होगा, जब हमने सर्किट बना दिया तो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर उससे मैच कर जाती है, तो उस मोमेंट पे मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उस फेनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस के मोमेंट पे करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। रेजोनेंस रेजोनेंस के टाइम पे करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। और रेजोनेंस के टाइम पे जो है वो करंट और वोल्टेज जो है वो सेम फेज में होते हैं, और इम्पीडेंस मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होती है। चलो ठीक है, ये चीज तो होगी। अब इसमें मान लो हम करंट, हम देखना चाह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस क्या है। क्वालिटी भी मैटर करती है, सिर्फ रेजोनेंस होने से मतलब नहीं है। तो क्वालिटी क्या है, पहले देखते हैं कि करंट का वेरिएशन कैसा हो रहा है। कि ये सर्किट है, सर्किट में करंट है, तो करंट आई वर्सेस हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब सोर्स की डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लॉट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब ओमेगा जीरो है, ओमेगा जीरो है, तो उस मोमेंट पे क्या हो जाएगा, एक्सएल जीरो हो जाएगा, बट क्या एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा। जब एक्सी इनफाइनाइट होगा, एक्सी इनफाइनाइट होगा तो जेड भी क्या हो जाएगा,
जेड भी इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इन्फाइनाइट में कुछ टर्म ऐड होगा तो भी इन्फाइनाइट ही रहेगा। जब जेड इन्फाइनाइट होगा तो करंट क्या हो जाएगी, जीरो। अब धीरे धीरे जो ओमेगा जो है वो पहुंचा कहीं पे, रेजोनेंस पे भी पहुंचेगा। रेजोनेंस वाले को मान लो हम डिनोट कर देते हैं ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस के बाद फिर से हम फर्दर बढ़ाते गए तो अगर ओमेगा मान लो इनफाइनाइट होगा तो उस टाइम पे एक्सएल इनफाइनाइट हो जाएगा और एक्सी क्या रहेगा, एक्सी जीरो रहेगा। एक्सी जीरो रहेगा तो जेड उस टाइम भी इनफाइनाइट हो जाएगा और करंट फिर से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब करंट जीरो से स्टार्ट कर रही है और मैक्सिमम तक जा रही है, मैक्सिमम तक गई ऐसे नॉन लीनियरली कुछ, और इसके बाद फिर इन्फिनिटी पे ये फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसे जीरो हो जाएगा। ये जो करंट है, ये करंट है हमारी V नॉट बाई जेड, V नॉट बाई जेड। अब मान लो एक सेम इंडक्टर और कैपेसिटर है, सेम इंडक्टर और कैपेसिटर है तो उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम होगी। हमने क्या किया कि डिफरेंट रेजिस्टेंस ले लिया, डिफरेंट रेजिस्टेंस ले लिया, मतलब ये हो गया कि डिफरेंट रेजिस्टेंस ले लिया और उसके लिए ग्राफ इस टाइप का मिल गया। तो ये R1 पे है, ये R2 पे है, तो क्या इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कौन सा रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, जिसमें करंट मैक्सिमम होगी वो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। R2 तो R2 इज लेस देन R1। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कम करने से, इंडक्टर कैपेसिटेंस तो सेम है, सर्किट का रेजिस्टेंस कम करने से हमें क्या मिला कि ये जो पीक है बहुत ही हाई मिल गया। अब इस पीक से जो है एक चीज समझ में आएगी कि जो यहाँ पे जो पावर ट्रांसफर हो रहा है, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के करस्पॉन्डिंग एक हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज फाइंड करते हैं, मतलब कि किस करंट पे हाफ पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये मान लो मैक्सिमम पावर है, मान लिया 100 वाट है, तो 50 वाट लेते हैं, वो सब कैलकुलेशन करेंगे बाद में। मान लो 100 वाट है, 100 वाट पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हो रहा है, सोर्स ट्रांसफर कर रहा है 100 वाट। 100 वाट से अगर हम 50 वाट पे जाते हैं तो इसको बोलते हैं हाफ पावर। अब हाफ पावर के करस्पॉन्डिंग कुछ करंट है, हाफ पावर के करस्पॉन्डिंग हमने करंट फाइंड किया, और उस करंट पे जो फ्रीक्वेंसीज आई, मतलब ये हो गई फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू हाफ पावर, हाफ पावर मैक्सिमम का हाफ पावर, तो ये हो गई W1 W2, ये हो गई W1 W2। तो इस जो W1 W2 का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ। ये जो है डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दिस इज कॉल्ड बैंड विड्थ। मतलब इट इज द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज एट द हाफ पावर ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। कि जितने पे हाफ पावर मिल रहा है वो फ्रीक्वेंसीज हमने देख लिया। तो बैंड विड्थ जो है यहाँ पे देखो, बैंड विड्थ जैसे इस सर्किट के लिए जो भी होगा मैक्सिमम से हाफ पावर निकालेंगे तो इसकी जो है बैंड विड्थ आएगी, इसकी बैंड विड्थ आएगी। हाफ मैक्सिमम पावर ये हुआ, मैक्सिमम से हाफ पावर के करस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी। तो जैसे जैसे पीक शार्प होता जा रहा है, जैसे जैसे पीक शार्प होता जा रहा है, वैसे वैसे बैंड विड्थ, क्या ये सोच पा रहे हो कि बैंड विड्थ डिक्रीज करती जाएगी, बैंड विड्थ Yes, sir. बैंड विड्थ डिक्रीज करती जाएगी। बैंड विड्थ डिक्रीज करने का मतलब यस क्या है सर। कि जैसे मान लो, मैं एग्जांपल के लिए इस ग्राफ में नहीं, एक एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ऐसे लेते हैं कि मान लो ये बैंडविड्थ मिला, अब भाई ये फ्रीक्वेंसी आई है, मान लो 100 है, ठीक है, 100 आई, और दूसरा ग्राफ जो है, दूसरा ग्राफ ऐसे ले लो, ये 100 आई। अब 100 में हम मानते हैं कि भाई हम अगर उस हाफ फ्रीक्वेंसी से हम मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी है 80 के आसपास है, 80 के आसपास है, तो 80 से 100 की तरफ मूव किए, तो अगर मान लो यहाँ पे करंट जो है 5 एम्पियर फ्लो हो रही थी, तो यहाँ पे करंट जो है 10 एम्पियर फ्लो होना स्टार्ट हो, ठीक है, लाइफ में चेंज आया 5 एम्पियर का। और वही अगर 80 पे मान लो है, इस केस में करंट फ्लो हो रही है मान लिया यहाँ से 2 एम्पियर की, तो यहाँ पे उतना इंक्रीज नहीं है इसके कंपैरिजन में, जिसका पीक जो है वो शार्प है, जिसका पीक फ्लैट है। फ्लैट होगा तो जैसे भी हम मूव करेंगे कुछ खास जिंदगी में चेंज महसूस नहीं होगा, ठीक है। ये 2 से 4, 2 से 4 हो गया भाई, ये भी डबल हुआ, ये भी डबल हुआ, बट इसमें जो है वो
ऑब्जर्वेशन वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिला। मतलब हम क्या किए कि चल रहा है, मौसम की जानकारी चल रही है, थोड़ा सा गाना तेज हुआ बट वो मौसम की जानकारी भी उतनी साथ चल रही है। फिर उसके बाद हम आगे चले गए तो हमें समझ में नहीं आया कि म्यूजिक वाला चैनल आया या नहीं आया। ठीक है, तो वहां पे रेजोनेंस हुआ बट वो रेजोनेंस हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ क्योंकि बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस था। बट यहाँ पे अगर शार्प पीक है, उस केस में क्या है कि जैसे ही हम मूव करेंगे तो रेजोनेंस पे पहुंचने में कुछ डिफरेंस फील होगा। ठीक है, कुछ डिफरेंस फील होगा। यहाँ से जब पहुंचेंगे भाई तो सडनली 5 था, 5 का 10 हो गया, तो मतलब साउंड जो है, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी जो है वो सडन इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो ये चेंज कुछ डिफरेंस आएगा। ठीक है, मान लो तुम 10 घंटे पढ़ रहे थे, 10 घंटे पे तुम्हारा नंबर आ रहे थे 50, अब तुम 20 घंटा पढ़ना स्टार्ट किए और जो है तुम्हारा नंबर आ गया 55। तो तुम्हें लगेगा नहीं कि यार मेहनत करके हुआ क्या, ये तो कुछ नहीं हुआ। उसी टाइप की सिचुएशन है कि रेजोनेंस पे पहुंचने से अगर बेटर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस है तो हमें कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलेगा, हम कुछ देख पाएंगे। बट अगर पुअर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस होगी तो उसमें जो है हमें डिफरेंस मिलेगा ही नहीं, रेजोनेंस आया और चला गया, लाइफ में कुछ पता ही नहीं चला कब आया कब गया। तो इसीलिए जो क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस एक डिफाइंड होता है, और वो क्वालिटी ग्राफिकली समझ पा रहे हो, किस ग्राफ की क्वालिटी ज्यादा होगी, जिसमें पीक जितना शार्प होगा, जितना पीक ज्यादा शार्प होगा उतना बेटर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस होगा। रेजिस्टेंस को और कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पीक जो है और थोड़ा सा इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से बहुत ही हाई, बहुत हाई करंट हमें मिलेगा। तो इसकी क्वालिटी फैक्टर जो है, क्वालिटी जो है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो क्वालिटी फैक्टर को हम क्वालिटी को मेजर करते हैं क्वालिटी से, क्वालिटी फैक्टर से, और वो क्वालिटी फैक्टर जो डिफाइन करते हैं क्यों, क्वालिटी फैक्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बात समझ पाए कि क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस का Yes. मीनिंग क्या है, क्वालिटी ऑफ Yes, sir. रेजोनेंस की मीनिंग। सर तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगर अपना डिवाइस का कम है हाँ, तो बेटर क्वालिटी, बैंडविड्थ उतना ही कम रहेगा। बैंडविड्थ उतना कम जाएगा, बैंडविड्थ उतना कम जाएगा। तो जितना स्मॉल बैंडविड्थ होगा उतना बेटर रेजोनेंस होगा। तो क्वालिटी फैक्टर को हम मेजर करते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ, या फिर एक्सेल बाय रेजिस्टेंस। तो सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे इसमें बस इतना तुमको समझाना था कि बेटर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस क्या हुआ, वहाँ पे क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी, वोल्टेज करंट सेम फेज में आ जाएंगे, रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाएगा, सर्किट की फ्रीक्वेंसी और सोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाएंगी, करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगा। अब वो करंट, अब वो जो रेजोनेंस हुआ उस रेजोनेंस की क्वालिटी की बात आती है। क्वालिटी वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, बहुत शार्प पीक मिलेगा, और जिसमें बैंडविड्थ मिनिमम मिलेगी। क्या होता है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ की डेफिनेशन जो है लिख लेंगे, बैंडविड्थ इट इज द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, जो भी है हाफ पावर के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है उनका जो गैप है, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो ये था भाई रेजोनेंस, और ये सीरीज के सारे सर्किट, पॉसिबल सर्किट। तो क्वालिटी फैक्टर वेक्टर, बाकी सब वो सब फार्मूला है क्वालिटी फैक्टर वगैरह का, बट अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट ये है। आ गई समझ में बात? यस सर। Sir. यस सर। ठीक है भाई, चलो। तो इंटरनेट कनेक्शन में जो हम लोग सुनते हैं बैंडविड्थ, तो ये वही है सर? वो बैंडविड्थ एग्जैक्टली नहीं है, मतलब ठीक है उस बैंडविड्थ में होता है, नेट कनेक्शन में बैंडविड्थ, वो बैंडविड्थ जो है वो कैरियर वेव के इसमें तो बैंडविड्थ होते हैं। केबल से ही होता है ना सर। वो कैरियर फ्रीक्वेंसी डिसाइड होता है कि जैसे कैरियर जो फ्रीक्वेंसीज हैं उस फ्रीक्वेंसी में हम जो भी सिग्नल है उस कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करके भेजते हैं। तो वो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसीज होती है कि इससे इनके पास है स्पेक्ट्रम जो एलोकेट होता है। सर वो जो वाईफाई लगाते हैं हम, वो वाईफाई का बोल सकते हैं ना?